So students, today I will take up this topic of gravitational force. और gravitational force आप देखिए, it is one of the four fundamental forces in nature. चार fundamental forces होते हैं. One is gravitational force, other is electromagnetic force. Electromagnetic force मतलब उसमें दोनों forces आते हैं, electricity and magnetism वाले दोनों. Then third is strong Coulombian force, nuclear force. थर्ड फोर्स कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स. ये चार ही नेचर में फोर फंडामेंटल फोर्सेस पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. ज़्यादा तो हम लोग ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और थोड़ा बहुत हमारा न्यूक्लियर के लिए होता है. वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कम इंटरेक्शन में आते हैं और हायर क्लासेस में दे आर द केस ऑफ स्टडीज़. अभी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज़ द नेचर एंड ऑल दैट विल सी हियर. तो हमारा यहाँ पे केस क्या आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देखते हो तो इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है. मान लो मेरे पास ये कोई मास है सी m1, इसके आगे मेरे पास एक सेकेंड मास है सी m2. m1 and m2 masses, if they are at a separation r, तो what I will see, there will be a gravitational force F. F की वैल्यू जो हुई, न्यूटन ने इसको डिफाइन किया मैग्नीट्यूड वाइज, इट वाज G m1 m2 बाई r स्क्वायर. दिस वाज द मैग्नीट्यूड फाउंड फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स. R क्या है? सेपरेशन. R इज द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट मासेस. टू पॉइंट मासेस. इन दो पॉइंट मासेस के बीच के सेपरेशन क्या लिया गया? R. और ये मासेस हम पॉइंट मासेस के लिए फार्मूला ऐसा ही होता है. ठीक है. अब दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इवन एक्ट बिटवीन द अर्थ एंड सन. तो आप देखो सन इज मूविंग, अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, और इतना लार्ज डिस्टेंस. यू नो द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज नियरली 15 करोड़ किलोमीटर्स. 15 करोड़ किलोमीटर के पास डिस्टेंस है इसका आसपास. और अर्थ इज मूविंग अराउंड सन सच ए लार्ज डिस्टेंस 2 पाई आर अगर आप लेते हो तो आप देखिए 15 इंटू 6 प्लस लगभग 100 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो रहा है इन ए 1 ईयर विदाउट एनी डीजल पेट्रोल. मून इज मूविंग अराउंड अर्थ सच ए लार्ज डिस्टेंस अगेन विदाउट एनी डीजल पेट्रोल. तो विदाउट फ्यूल ये लोग, ये सेलेस्टियल बॉडी दे आर मूविंग. हमारे सोलर सिस्टम में ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड अर्थ. व्हाई दे आर मूविंग, हाउ दे आर मूविंग, इवन विदाउट फ्यूल गिवन टू देम. तो कौन न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही इवन जैसे हम लोग कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जो कॉस्ट है कोई सैटेलाइट को भेजने का टू द मार्स प्लैनेट, वहाँ भेजने के लिए जो कॉस्टिंग आती है, वो कहते थे कि दिल्ली के ऑटो वाले कॉस्टिंग से भी कम है. कि आप दिल्ली में कोई ऑटो को हायर करोगे, उसकी जो प्राइसिंग उससे कम प्राइस में कोई सैटेलाइट भेजा जा रहा था. हाउ सो? तो कौन उसकी सैटेलाइट की कॉस्टिंग को कम कर रहा है? दैट इज़ द लैक ऑफ एनी फ्यूल रिक्वायर्ड. कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमको वहाँ पे हेल्प कर रहा है सच लार्ज डिस्टेंस मूव करने के लिए. हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग अर्थ पे बैठ के सन के चारों तरफ 100 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. हाउ इट हैपेंस ऑल दैट विल सी. तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे क्या करता है? वही मूविंग ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स, करेक्ट. तो इन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स में ये वाली बात है कि G m1 m2 बाई आर स्क्वायर एंड दिस G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इट इज़ कॉल्ड. ठीक है. इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. दिस वैल्यू वी हैव, करेक्ट. अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया है दोनों पे लगेगा. m1 पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, सी इट इज F1. m2 पे फोर्स ऐसे लग जाएगा, इट इज F2. मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस आर सेम. मैं ये कहूँगा F1 का जो मैग्नीट्यूड है वही F2 का है. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? सेम. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, करेक्ट, दोनों के लिए. और मैग्नीट्यूड कितना है? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर. तो व्हाट वी सी, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. मतलब डिस्टेंस अगर आप डबल करोगे
तो फोर्स विल बिकम 1/4, तो 1/r² में जाता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2। तो व्हाट आई मीन टू से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड अर्थ और सन के बीच में ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा कंपेयर टू अर्थ एंड मून, क्योंकि मून का रिलेटिवली मास क्या है, कम है। करेक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे भी डिपेंड करता है, ये चीज़ें आती हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान देना है। अगेन मैं क्या कहूँगा, दिस टू फोर्सेस F1 एंड F2, इनका वेक्टर सम 0 होता है। तो वेक्टर सम 0 हो गया, मतलब F1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ F2। तो ये क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द एक्शन रिएक्शन फॉर्म, इट टेल्स अबाउट द एक्शन रिएक्शन फॉर्म। ये एक्शन रिएक्शन की फॉर्म की बात करेगा दिस फोर्स ना। तो ये भी एक आइडिया रखेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट होता है, दिस फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन रिएक्शन की जो फॉर्म की बात कर रहा हूँ इक्वल एंड अपोजिट होगा। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, आप मान सकते हैं थर्ड वन, फर्स्ट टू तो बता दिए, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। रिपल्शन वाली बात नहीं होती। चार्जेस में देखोगे कूलम्बियन फोर्स में दे कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, यहाँ पे नेगेटिव वाली बात नहीं होती, बिकॉज मतलब अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव वाली बात नहीं होती। नो नेगेटिव मास, नो नेगेटिव मास, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मास नहीं होता है। तो इसका भी एक आइडिया रखना है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स में मास के अपोजिट नेगेटिव मास नहीं होता, जबकि चार्ज में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पाए जाते हैं। सो दिस फोर्स इज यूनिफॉर्म, दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। समझ गए। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। कुछ और प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, मैंने जो बताया कि ये सोलर सिस्टम में सबको सर्कुलर पाथ में जाने के लिए ले जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, दिस फोर्स ना। तो ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल भी होता है, इसका ध्यान रखेंगे। करेक्ट। अब ये फोर्स जो होता है ध्यान देना, इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर, ये भी ध्यान दीजिएगा। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का डिटेल हमने थोड़ा पढ़ा था इन वर्क ऑफ एनर्जी में। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो ये रिजल्ट भी हम लोग देख सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, दैट विल सी कि व्हाट इट इज, हाउ इट इज। करेक्ट। तो अगली बात हम क्या कहेंगे कि दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर ना। तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स क्या कहता है ये भी हम लोग देख सकते हैं। व्हाट डज इट से इट फॉर कंजर्वेटिव नेचर ना। तो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स का मतलब होता है दिस फोर्सेस F इज डिपेंडेंट ऑन R such that the work done by it in a closed path is zero। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ क्या होता है, जीरो होता है। कहने मतलब ये मार्कर में, ये हाथ में मेरे है, इसको मैं ऊपर थ्रो किया वापस आ गया तो क्लोज पाथ हुआ। तो क्लोज पाथ में वर्क डन इसका जो होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो कोई भी जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसका वर्क डन इन क्लोज पाथ क्या होता है, जीरो होता है। मान लो मैं कहता हूँ ये पॉइंट मेरा एक यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट इज दिस, ये पॉइंट 1 दिया, ये 2 दिया। अब 1 से 2 गए फॉर दिस पाथ, इसमें वर्क डन हो गया ए। समझ रहे आप। नाउ अब सेकेंड पाथ से आप वापस आ जाओ, तो दिस इज वर्क डन बी। ए और बी का वर्क डन इस क्लोज पाथ में क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं क्या कहूँगा, वर्क डन ए प्लस वर्क डन बी का सम क्या होगा, जीरो। तो मतलब वर्क डन ए इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बी। और दो नंबर का सम जीरो हो तो एक नेगेटिव जरूर होगा। अगर आगे जाने में पॉजिटिव वर्क डन तो पीछे आने में नेगेटिव वर्क डन। अगर मैं ऐसे ही कर लेता कि आई टेक द सेकेंड थर्ड पाथ लाइक दिस, ये ऐसे गया,
ये वर्क डन सी हो गया। देखो फिर से एक क्लोज पाथ आ गया, तो मैं यहाँ क्या कहूँगा, वर्क डन सी प्लस वर्क डन बी का सम फिर से क्या हो गया, 0। तो आई विल से वर्क डन सी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बी। तो ये रिजल्ट भी हम लोग कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ क्या होता है, 0 होता है। हेंस ये भी कहता है कि वर्क डन ए का मैग्नीट्यूड जो होगा वही वर्क डन बी का होगा और वही वर्क डन सी का होगा। तीनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, क्योंकि देखो अगर यहाँ से जाने में +10 जूल तो यहाँ से -10 जूल। अगर ये -10 जूल है तो ये वाला भी ऐसे क्या होगा, ये +10 जूल रहा होगा। तो कोई भी इंटरमीडिएट और भी जो पाथ में कोई डी वाला भी ले लिया तो उसका भी वर्क डन क्या होगा, ये -10 है तो बाकी सबके +10 ही रहे होंगे, कि कोई दो मिल के क्लोज पाथ बना दे रहे हैं। अगर इसका -4 है तो बाकी सबका +4 रहा होगा, तो कोई दो मिल के नेट रिजल्ट को क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। तो वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो वर्क डन ए का मैग्नीट्यूड, वर्क डन बी का मैग्नीट्यूड, वर्क डन सी का मैग्नीट्यूड ऑल आर सेम। तो ये भी कंजर्वेटिव नेचर की प्रॉपर्टी होती है। फोर्स का बिहेवियर हमने यहाँ पे कैसे देख लिया, तो ये भी थोड़ा सा हमको ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इस फोर्सेस की, अगर आप देखोगे तो इस फोर्स को मैं ऐसे भी लिखता हूँ, F इक्वल टू -G m1 m2 अपॉन r², ये लिखते हैं हम लोग। देखो इसका मतलब क्या हो गया, F की वैल्यू देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, -G m1 m2 बाई r²। ये r कैप लिख दो, हमारे साइन में r कैप ऐसे। एक्चुअल में अगर देखोगे वेक्टर वाइज तो व्हाट वी से F इज अपोजिट टू -r कैप, F इज अपोजिट टू -r कैप। F और R जो है वो अपोजिट है डायरेक्शन वाइज। तो अगर आपने दो पॉइंट मासेस लिए, से दिस वाज m1, यहाँ पे एक मास था m2, तो m1 से m2 में मान लो आप R इधर की तरफ गए, राइट की तरफ गए, तो फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। इसमें देखो R राइट है और लेफ्ट फोर्स लेफ्ट है, तो F और -R में रिलेशन हमको मिलता है। तो मतलब ये भी कहता है कि F हैज़ टेंडेंसी टू डिक्रीज R को घटाने की टेंडेंसी होती है। तो फोर्स को अगर वेक्टर वाई लिखोगे तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि -G1 में। एंड दिस फार्मूला इज करेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, इट इज करेक्ट ओनली फॉर पॉइंट मासेस और स्फेरिकल बॉडीज। स्फेरिकल बॉडीज को भी हम पॉइंट मास मान सकते हैं, स्फेरिकल बॉडीज को भी हम लोग पॉइंट मास मान सकते हैं। तो न्यूटन टुक सो मैनी ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स, कि अर्थ को भी हम पॉइंट मास मान लें, सन को भी पॉइंट मास मान लें। वहीं से कुछ उन्होंने इंटीग्रेशन से बात करी, कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस से स्फीयर बना, तो सिमिट्री है, 3D में सिमिट्री है फोर्सेस का। तो वी कैन एज्यूम द होल मास ऑफ द अर्थ लाइंग एट इट सेंटर, होल मास ऑफ सन लाइंग एट इट सेंटर इफ इट इज परफेक्ट स्फीयर। तो वो चीज़ एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुई और न्यूटन की मैथमेटिक्स से वो चीज़ रिजल्ट आए। तो ये आइडिया आपको ध्यान देना है कि ये फार्मूला केवल पॉइंट मासेस और स्फेरिकल बॉडीज के लिए सही होता है। अगली बात क्या होती है कि दिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट, ये कई जगह पे इसका यूज आपको मिलेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हाट डज इट से, ये कहता है कि इफ़ आई हैव, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई मास ऐसे आ गया m0 एंड वी हैव अदर मासेस, सी इट इज़ m1, इट इज़ m2, ये m3, और ऐसे करके यहाँ पे मेरे पास mnth मास है, ऐसे मासेस आ गए। तो m1 और इसमें जो फोर्स आएगा, मान लो इसको इसने पुल किया अपनी तरफ F1 फोर्स से, इसने इसको अपनी तरफ पुल किया कोई F2 फोर्स से, इसने अपनी तरफ पुल किया फॉर F3 फोर्स से, और यहाँ इस पर एक पुल आ गया एक Fn फोर्स से। F नेट ऑन m0 जो आएगा, F नेट ऑन m0, इट इज़ वेक्टर सम ऑफ ऑल, इट इज़ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn। मतलब सारे फोर्सेस का जो सम है, यहाँ पे जो सारे फोर्सेस का सम है वो इंडिविजुअल फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है कि 1 बाई 1 सारे फोर्स को आप जोड़ दो तो नेट रिजल्ट इज सम ऑफ ऑल दिस। तो ये कहा जाता है आपका फॉर डिस्क्रीट मासेस फोर्स इज ऑलवेज रिजल्टेंट ऑफ
द पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस। अगर ये कंटिन्यूस मास होता, ये भी ध्यान रखिएगा, इफ इट हैड बीन द कंटिन्यूस मास, तो कंटिन्यूस मास में अगर हम रिजल्ट देखते हैं, मतलब कि मेरे पास एक रॉड आ गई, रॉड का मास m है और लेंथ l है, और इसके बगल में मैंने यहाँ पे कोई dm ये कोई m0 मास ले लिया, सी द डिस्टेंस बिटवीन दैम दिस इज स्मॉल d, ऐसे कुछ मान लिया गया। इनके बीच का अगर फोर्स देखना है तो जस्ट सी, यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट लूँगा, सी दिस एलिमेंट इज dm, इसकी दूरी यहाँ से मैं लूँगा x, और इसका छोटा एक्सटेंशन क्या ले लूँगा dx, ऐसे आप अज्यूम कर लो, छोटा dm मास का। तो यहाँ पे जो df फोर्स आएगा तो ये क्या आ जाएगा m0 gm0 इंटू dm बाई एक्स स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेट। जैसे यहाँ पे तो वेक्टर सम करते थे 1 बाई 1, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करके वेक्टर सम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे dm की जो वैल्यू होगी, दिस dm इज मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हो गया m बाई l इंटू dx, ये इस फॉर्मूले में अप्लाई किया जा सकता है। तो वंस आई अप्लाई दिस तो व्हाट विल गेट, देखो g m0 इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो गया m बाई l इंटू डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे हम लोग। तो बोल देखो क्या आ गई, जी m0 m बाई l इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर ना, ये रिजल्ट आ गया। कोई रॉड में मास था, रॉड का लेंथ l ले लिया गया था, इसमें मास m था, इसका पॉइंट मास से दूरी, तो इन सब के इंडिविजुअल dm मासेस का फोर्स का हम सम करेंगे। यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसका मास टोटल सेंटर ऑफ मास पे रख के सॉल्व कर दिया जाए, नो, यू विल हैव टू टेक द इंडिविजुअल सम ऑफ फोर्सेस, इंडिविजुअल dm मास का फोर्स, ऐसे हम लोग करते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, देखो क्या होगी, माइनस जी m0 m बाई l, और ये जो टर्म आएगा dx, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा -1 बाई एक्स आ जाएगा, तो दिस वैल्यू इज -1 बाई एक्स। और लिमिट ले लो कहाँ से कहाँ तक, तो पहली दूरी यहाँ पे d ले लो x की, यहाँ से दूरी क्या हो गई l, सॉरी d, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया l प्लस डी, तो यहाँ से दूरी d और आगे क्या हो गया l प्लस डी, तो लिमिट डाल दोगे d से लेकर के l प्लस डी तक, करेक्ट, ये रिजल्ट आएगा। अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिएगा f की वैल्यू आ जाएगी g m0 m बाई l टाइम्स 1 बाई डी माइनस 1 अपॉन l प्लस डी, तो ये रिजल्ट आपको ग्रेविटेशन फोर्स में आएगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स मैंने दो तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ किया, वन विद डिस्क्रीट मासेस, 2 3 4 5 मासेस हो सकते हैं, समवेयर देयर कैन बी कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, तो दोनों केसेस में रिजल्ट हमारे ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। इन दोनों रिजल्ट्स को हमने 1 बाई 1 ले लिया, और इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे तो आपको ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स दैट वी कैन सी, ठीक है ना। तो एक आइडिया आपको ऐसे ध्यान देना है। नाउ इन्हीं को हम लोग 1 बाई 1 फर्दर कुछ और केस स्टडी मैग्नीट्यूड में मैं ले चलूँगा, थोड़ा देख सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आई कैन टेक फॉर वन ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। सपोज आई से कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है एंड वी हैव द मासेस, यहाँ मान लो 2 kg मास है, हियर ऑल्सो आई हैव ए 2 kg मास, दिस इज थर्ड मास ऑफ 1 kg एट इट्स थर्ड कॉर्नर, साइड लेंथ इज से 2 मीटर्स, ट्रायंगल का साइड लेंथ भी मैं क्या लेता हूँ 2 मीटर्स लेते हैं। एंड आई आस्क यू व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एफ नेट ऑन 1 kg, 1 kg मास पे नेट फोर्स क्या आएगा उसको हम लोग देख सकते हैं। सपोज इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो देखोगे 1 kg मास को इसकी तरफ अट्रैक्शन होगा विद ए फोर्स एफ, ये इधर भी अट्रैक्ट करेगा विद ए फोर्स एफ, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। वो क्या आ जाएगा, जी मास देखो 2 इंटू 1 बाई डिस्टेंस है 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया। ये क्या हो गया 2g/4, तो ये आ गया g/2, तो g/2 इज वन ऑफ द फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी g/2, इस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी g/2, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। नाउ दे आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आप ये नहीं कि एफ को 2f कर दोगे, नो, दे आर एट एन एंगल थीटा, तो वेक्टर सम ऑफ दिस टू फोर्सेस रिजल्टेंट ऐसे ही आ जाएगा। तो अगर मैं एफ नेट की बात कर दूँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशनशिप, अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, देखिए एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर
plus 2f square cos 60 degree. Here the angle between the two forces is 60 degree. तो f square ये भी f square, तो ये आएगा √3f और f की वैल्यू क्या है g/2, तो √3g/2। ये रिजल्ट आपको मिल गया फॉर दी नेट वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। तो फोर्सेस का सम हमने यहाँ पे ऐसे कैसे चेक कर लिया, दिस वी हैव टू सी। ठीक है, ऐसे ही मैं कोई और केस भी ले सकता था। ये तो ट्रायंगल वाली फिगर की बात हो गई। समटाइम आई कैन टेक देयर इज अ स्क्वायर, स्क्वायर में मैंने मासेस ले लिए। अगेन यू टेक लाइक दिस, से ये 2 kg है, ये भी 2 kg है, दिस इज 2 kg एंड दिस इज 1 kg मास ना। अब इस 1 kg मास पे मुझे फोर्स निकालना है, तो फिर से मैं रिजल्ट कर सकता हूँ कि एफ नेट ऑन 1 kg मास, एफ नेट ऑन 1 kg मास। अगेन आई टेक द साइड लेंथ टू बी 4 मीटर्स, मान लो साइड लेंथ क्या है 4 मीटर। 1 kg मास पे देखना है, तो 1 kg मास को आप देखो तो दिस मास विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस विद द फोर्स F, ये इधर अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स F। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी G, देखो ये इंटू 2 इंटू 1 बाई डिस्टेंस 4 का स्क्वायर, तो हो गया 16। ये वाला भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा बढ़ गया, ये 4√2 आएगा। 4√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 गुना हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी f/2। तो अगर ये फोर्स देखोगे थर्ड वन, तो वो f/2 आएगा, क्योंकि हियर द डिस्टेंस इज 4√2 का स्क्वायर। ये क्या है FF। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस फोर्सेस का सम जब लिखूंगा तो ये F हो गया, ये F हो गया और ये f/2 हो गया, तो सबका वेक्टर सम। तो वेक्टर सम जब करोगे आप तो देखो ये इधर F जा रहा है, ये इधर F जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो डायगोनल ऑफ द पैराग्राम पे क्या आ जाएगा f√2। इन दोनों का रिजल्टेंट पहले देखेंगे, फिर डायगोनल वाले को जोड़ दो तो क्या हो गया f/2, सबको जोड़ दो, f की वैल्यू क्या आ गई 2g/16, तो क्या आ गया g/8, ये क्या हो गया √2 प्लस 1/2। तो ये एफ नेट की फोर्स की बात यहाँ पे आ गई, एंड दिस इज अलोंग द डायगोनल, अलोंग डायगोनल। फिर रिजल्ट आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन करूँगा तो ये इधर की तरफ आएगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो दिस वे वी कैन सी द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस। तो मैंने यहाँ पे दो ये केस ले लिए डिस्क्रीट मासेस का, इसके पहले मैंने कंटिन्यूस मास का ले लिया। तो यहाँ पे आपको इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ध्यान देना है, जिससे हम लोग वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस कर पाते हैं। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और वहीं से ये सारी चीज़ें हमारी रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर। अब इसके बाद जैसे मान लो हम कोई भी आ सकता है कि देयर इज ए रिंग, से इट इज ए रिंग। रिंग में अगर आप देखते हो तो टोटल मास ऑन द रिंग इज से कैपिटल M और रेडियस ऑफ द रिंग इज दिस। तो रिंग पे मास से हम लोगों को एक पॉइंट मास सेंटर पे रखना, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, दिस वैल्यू ऑल्सो वी कैन फाइंड। करेक्ट। अब देखो रिंग में जो मास है कंटिन्यूसली इसके बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम इसका वेक्टर सम जब करेंगे तो आपको DF फोर्सेस का वेक्टर सम देखना पड़ेगा। आई कैन टेक एनी ऑफ द फोर्स से, यहाँ पे मैंने एक DM मास लिया, तो ये DM मास इस रिंग के मास को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा। तो पूछा गया व्हाट इज फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मास ऑन द रिंग एंड पॉइंट मास एट द सेंटर। तो ये मैं क्या करूँगा, इट इज़ G, ये मास हो गया MM और उसका मास हो गया DM/r², ऐसे कर लो आप, GM/dm/r²। अब थोड़ा क्या देखोगे, यू विल हैव ए डायमेट्रिकली अपोजिट हियर ऑल्सो मास। तो ये आप देखो इस M को ये DM जो है अभी तो पुल किया विद ए फोर्स DF, तो इधर पुल करेगा विद ए फोर्स DF, तो दिस फोर्सेस विल गेट कैंसिल आउट। तो डायमेट्रिकली अपोजिट अगर देखोगे आप तो फोर्सेस क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जितना फोर्स DF उधर लग रहा है, सेम DF इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फॉर ऑल द पेयर्स, सारे पेयर ऐसे ही मिल रहे होंगे। तो यू नीड नॉट इंटीग्रेट, सैम्पली वेक्टर सम करके दिखा सकते हो कि इंटीग्रेशन वेक्टर सम जो इसका DF होगा इन्हें क्लोज पाथ किया जाएगा 0, ऑल द DF फोर्सेस आर कैंसिलिंग आउट। तो फुल रिंग में ये सिमेट्री मिल गई और सारे फोर्स का सम क्या हो गया, 0 हो गया। द सेम थिंग अगर ये स्फीयर होता, हैड इट बीन अ स्फीयर, हॉलो स्फीयर मैंने लिया, हॉलो स्फीयर के सेंटर पे मैंने एक मास रख दिया M, हॉलो स्फीयर का टोटल मास क्या है M, कैपिटल M है, रेडियस इज R,
तो फिर से यहाँ पे 3D की सिमेट्री आ गई। हॉलो स्फीयर में भी यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा एफ नेट, सबका वेक्टर सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। तो ये भी एक आइडिया हम लोग बना सकते हैं। तो फोर्सेस, उनका वेक्टर सम, वो कंटिन्यूस मास हो सकता है, वो डिस्क्रीट मास हो सकता है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लेते हुए वी कैन गेट इट करेक्ट। तो ये थोड़ा सा हमको आइडिया बनाना है। अब इसके बाद वंस वी हैव द आइडिया ऑफ दिस फोर्स, यहीं से अगली बात आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ दो बात होती है, एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड और एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। दो चीज़ें अलग अलग हैं। वन इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड अदर इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको हम कैसे देखें, तो देखो हर मास का, एवरी मास हैज़ इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। हर मास का अपनी सराउंडिंग में क्या है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, प्रभाव क्षेत्र है। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई एनी मास, दैट इज कॉल्ड द gravitational field region, and the magnitude and direction of force acting on 1 kg test mass in that field, that is called gravitational field intensity। कहाँ तक एक्सटेंड किया वो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है स्पेस में 3D, और उस स्पेस में किसी टेस्ट मास जो हमने लिया, उस टेस्ट मास को हम 1 kg मानते हैं, उस पर लगता हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो दो चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इज द region of gravitational force due to any mass कैपिटल M। मैं कह दूं कि मेरे पास एक मास कैपिटल M है, पॉइंट मास हो सकता है, अर्थ, सन हो सकता है, कुछ भी। अगर मेरे पास पूरे यूनिवर्स में एक ही मास होता है कैपिटल M, तो सराउंडिंग में जहाँ तक उसका प्रभाव गया, द होल एरिया इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन ऑफ दिस M। हैड देयर बीन सिंगल मास, तो इसकी पूरा यूनिवर्स इसका ही होता, क्योंकि हर जगह उसका फील्ड आता। बट देयर आर सो मेनी मासेस फाउंड इन यूनिवर्स, देयर आर सो मेनी प्लैनेट, सो मेनी स्टार्स, हर एक ने अपना अपना एरिया क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जैसे आप वैसे मानिए कि अर्थ पे बहुत सारे नेशंस हैं, कोई स्ट्रॉन्ग नेशन है, कोई वीक नेशन है, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली। ऐसे ही मासेस भी दे आर नॉट ऑल सिमेट्रिकल ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सम मासेस आर लार्ज, सम मासेस आर वीक। Accordingly, in the space gravitational field is distributed respectively to the masses and directly proportional to the mass। जो मास बड़ा होगा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसमें डेंसिटी और रेडियस का भी रोल आएगा। मीनिंग दैट कि इफ़ आई टॉक ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन ऑफ अर्थ, तो सन का ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन काफ़ी बड़ा होगा कंपेयर टू अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन काफ़ी बड़ा होगा कंपेयर टू मून। तो हर एक मासेस का आप रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड देख सकते हो। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में 1 kg मास पे जो लगेगा फोर्स, वही इसकी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं यहाँ पे, एक तो रीजन की बात कर दिया, अगला करूँगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो व्हाट इट इज़ उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो अब आप देखो, मैं वही बात क्या करने जा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या कहता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मैं आई से लिख दूंगा, एंड ये क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर केजी मास। मतलब देखिए मेरे पास हैड देयर बीन ए मास कैपिटल M, इससे सराउंडिंग में यहाँ पे मैंने एक टेस्ट मास रख दिया स्मॉल m इक्वल टू 1 kg। इस पर लगता हुआ फोर्स, स्मॉल मास है, लार्ज मास है, तो देखो इसको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा F से। तो F ऑन 1 kg ही क्या है, इंटेंसिटी है। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास इटसेल्फ इज इंटेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ द डिस्टेंस इज r, तो फोर्स देखो क्या होगा, G कैपिटल M छोटा m बाई r का स्क्वायर। इस m को क्या मान लो 1 kg, तो इंटेंसिटी क्या हो गया, Gm बाई r स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस r को घटा रहा है, देखो r इज टूवर्ड्स राइट, फोर्स इज टूवर्ड माइनस r कैप, दिस आई विल राइट। तो ये एक पैटर्न रिजल्ट आपको मिल गया इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी इज Gm बाई r स्क्वायर माइनस r कैप। तो आप फिर से देख सकते हो, माइनस r इम्प्लाइज दैट I causes
डिक्रीज इन आर ऑन एनी टेस्ट मास ऑफ 1 kg। हमेशा इसकी टेंडेंसी होगी आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ पुल इन करने की। तो दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसको मैं ऐसे बताता हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या एक प्रभाव क्षेत्र है, एक्शन एट ए डिस्टेंस विदाउट योर प्रेजेंस। जैसे अर्थ का तो एक सरफेस है, लेकिन अर्थ से 100 मीटर हाइट पे ले आके कोई मास को आप ड्रॉप करो, अपने आप अर्थ की तरफ आया। तो वहाँ खुद अर्थ टच करने के लिए नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव था। ये मैं डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर सकता हूँ कि जैसे मान लो कि यू आर स्टूडेंट, यू आर इन योर 11th क्लास स्कूल, और आपकी फैमिली, तो आप स्कूल फैमिली मिला के आपके 100-200 लोग होंगे जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली एंड ऑल। तो आपके नाम पे आई कैन गो टू योर होम एंड आस्क योर मदर पेरेंट्स कि मुझे 500 रुपये चाहिए आपके ऑन बिहाफ ऑफ योर नेम, तो दे देंगे। आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन आपके नाम से मेरा काम हो गया। तो जहाँ हम नहीं हैं वहाँ पे हमारे केवल नाम से काम चल रहा है, तो दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड फील्ड रीजन। हर एक का अपना एक फील्ड रीजन होता है, प्रभाव क्षेत्र होता है। इंडिया का अपना एक फील्ड रीजन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे तो उनका एक फील्ड रीजन क्या है, पूरा इंडिया है। ट्रम्प है तो उनका फील्ड रीजन क्या है, अमेरिका है, बाहर भी है, पूरा वर्ल्ड आगे। कोई वीक नेशन वो अपना ही नहीं बचा पाता, उसका अपने वहीं पे नहीं होता है। तो मास का भी ऐसे ही फील्ड रीजन पाया जाता है, जैसे पॉलिटिकल एंड सोशल एंड मिलिट्री पावर्स होती हैं। तो वो मैग्नीट्यूड जो हो गया वो इस तरह से हम लोग देख लेंगे। तो इट इज़, और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल आई। इन जनरल इट इज रिटन, इट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी I1 प्लस I2 प्लस I3, इन सब का वेक्टर सम लिया जाता है, IN करके हम लोग जोड़ सकते हैं। कहीं पे ये I की वैल्यू ये भी लिखी जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ DI, ऐसा भी वेक्टर सम हम लोग कर सकते हैं। तो बोथ द इफेक्ट्स आर देयर, वी कैन डू विद द इंटीग्रेशन एंड सम, दोनों फैक्टर से आप लोग देख सकते हो। अगली बात क्या देख रहे हो, I की वैल्यू जो होती है, I का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मास। बड़ा मास का मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या होगा, बड़ा होगा, और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का r का स्क्वायर। मीनिंग दैट मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ये कोई मास कैपिटल M है, तो यहाँ से आपने अगर दूरी ये r ले ली r1, और दूसरी दूरी आपने 2r ले ली फॉर r2, सेम मास की, तो यहाँ पे इंटेंसिटी I1 है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, I2 होगी। तो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस 2r है, जस्ट सी। तो मैं देखूँगा I की वैल्यू जो यहाँ पर होगी I1, इट इज Gm बाई r स्क्वायर, और I2 क्या होगा, Gm बाई 4r स्क्वायर। ये आप पढ़ सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ I1 बाई I2 का जो रेशियो का क्या हो गया, 1/4 आ गया ना, 4/1 होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 4/1 होगा। तो ये क्या हो गया आपका 4/1। I1 बाई I2 इज 4/1, इट इज I1 बाई I2, करेक्ट। ये एक आइडिया आपको ध्यान देना है कि इंटेंसिटी अगर मान लो कोई डिस्टेंस 3 गुना बढ़ गया तो इंटेंसिटी विल बिकम 1/9 फैक्टर ये आ जाएगा। दिस वे वी सी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का सम भी हम ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर सम भी किया जा सकता है, द सेम वे व्हाट वी हैव डन ना। और वेक्टर सम ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इट कैन हैपन फॉर द अर्थ एंड अदर मासेस ऑल्सो। अब इसी में मैं एक केस लेता हूँ, थोड़ा अच्छा एक क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि से देयर आर सो मेनी मासेस ऑन द एक्स एक्सिस। मान लो एक मास है 2 kg का, अगला मास भी 2 kg का है, अदर मास इज 2 kg। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ 2 kg मासेस एट ए डिस्टेंस, r1 इज 2 मीटर, r2 इज r1 इज 1 मीटर, r2 इज 2 मीटर, R3 इज 4 मीटर एंड सो ऑन। तो मैं कह सकता हूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ 2 kg masses are on x एक्सिस। x एक्सिस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ 2 kg masses रख दिए गए। अभी जो masses रखे जा रहे हैं तो इनका जो डिस्टेंस है Rn किसी का भी, वो क्या हो गया 2 to the power n, और n की वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी ले सकते हो आप। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी I नेट की वैल्यू क्या होगी एट ओरिजिन।
इस क्वेश्चन में दो पार्ट होगा, एक तो फिजिक्स की बात हो गई कि सबका सम करिए, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज, वहाँ पे जाओगे इनफाइनाइट नंबर सीरीज का, वो रिजल्ट भी हम ऐड करेंगे। तो व्हाट इट विल बी, आई नेट की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN, ऐसे जोड़ सकते हो। आई नेट की वैल्यू क्या होगी, जी, इसका वहाँ पे जो मास रखूँगा वो Gm/r² ना। तो देखो यहाँ पे जो मास है सबकी इंटेंसिटी कहाँ दिखनी है, ऑन दी ओरिजिन। ओरिजिन में तो हर एक मास कितना है, 2/r², तो 2 इंटू जी तो कॉमन आ गया। अब डिस्टेंस देखो तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर ना, प्लस 1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चला गया आपका, ये चीज़ आ जाएगी। क्योंकि आर एन है 2n, तो 2n में 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, ऐसे डिस्टेंसेस आते जाएंगे। सबकी वैल्यू देखो तो ये रिजल्ट आ जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस में। तो व्हाट आई गेट, आई की वैल्यू क्या होगी, 2g टाइम्स 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। अब ये इट इज़ अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। इसमें जो सम होता है ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस आर इज कॉमन रेशियो, ए इज द फर्स्ट टर्म, यू नो, इसको मैं मान लूँगा क्या, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, एंड आर इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो अगर आप देखोगे तो 1/4, 1/16, तो 1/4 आ गया। इस फॉर्मूले लगा दो तो आई की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ 2g टाइम्स फर्स्ट टर्म हो गया 1 ओवर 1 माइनस 1/4, तो 3/4, तो 2g इंटू 1 ओवर 3/4। तो आप देख लो आई नेट की वैल्यू जो आ गई, आई नेट इज 8g/3। तो दिस द रिजल्ट वी हैव 8g/3। यहाँ पे नेट रिजल्ट आ गया ड्यू टू ऑल द इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस, उसकी फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन क्या आ गई। तो ये भी एक सही सा क्वेश्चन था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम किसी पॉइंट पे अगर देखते हैं तो इट इज़ गोइंग इन ए सिमिलर पैटर्न टू द फोर्सेस, और बस उसमें ये वैल्यू 1 kg मास के देखना है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी, आई की यूनिट भी देख सकते हो, आई की यूनिट वही बस न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी ये कह लोगे आप, बस कोई अलग से स्पेसिफिक यूनिट नेम इज नॉट मेंशन। तो दिस इज द वैल्यू न्यूटन पर केजी, करेक्ट। तो ये एक पैटर्न, एक तरीका है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर द मासेस लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे इन सारे मासेस की फील्ड वैल्यू हमने देख ली। नाउ आफ्टर दिस, अगर हमको ये फील्ड वैल्यू मिल जा रही है, इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो भी देख लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है g, इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन पर kg मास, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो ये भी फोर्स अपॉन मास है। स्पेसिफिकली अर्थ ने किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितने फोर्स से पुल कर लिया, से इट इज द अर्थ विद रेडियस r, मास m। तो ये हमारी धरती माता अर्थ ने किसी पार्टिकल को अपनी तरफ किस एक्सेलरेशन से पुल किया, तो दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड g, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, करेक्ट। और ये देखो ये भी फोर्स अपॉन मास ही हो रहा है, वैल्यू क्या हो गई, दिस g या g डैश जो आएगा कभी भी, तो वो क्या हो गया, Gm/r², एंड हियर वी अज्यूम अर्थ एज ए पॉइंट मास एट इट सेंटर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन विद विच एनी ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ये रिजल्ट आप हमेशा कर सकते हो। और ये देखो हम सेंटर ऑफ अर्थ से जब बात करेंगे तो सेंटर ऑफ अर्थ से वे डिस्टेंसेस आर डिफरेंट, हर जगह पे इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। सी इट इज़ मैं कह देता हूँ कि वैल्यू ऑफ g इज g1, g2, g3, ये g4, यहाँ पे आके gn को मैं g लिख दिया। तो अब आप क्या देखोगे सॉरी g1 जो होगा मिनिमम होगा, तो ये घटते हुए क्रम होगा। आप कह सकते हो g4 एंड दिस,
ये सबसे छोटा होगा। जितना सेंटर से दूर जाओगे अर्थ से, जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एंड दिस मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये थोड़ा ध्यान देना। रेडियस ऑफ अर्थ जो हम लोग लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर इट इज टेकन, ये ध्यान देना। और स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ कहीं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे स्मॉल जी की जो वैल्यू ली जाती है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिया जाएगा। हम 10 भी ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, बट इट इज़ दिस। हाँ, बट इफ़ आई एम गोइंग अबव एंड अबव द अर्थ सरफेस, तो जी की वैल्यू वहाँ पर क्या करेगी, वेरी करेगी। इवन इफ़ आई एम गोइंग इनसाइड द अर्थ सरफेस, तो भी जी की वैल्यू यहाँ पे क्या करती है, घटती है। तो वैल्यू ऑफ जी वेरीज वंस वी गो अबव द अर्थ सरफेस और बिलो। और हम स्फीयर को मैं कह सकता हूँ, यहाँ ध्यान देगा, एनी स्फीयर, दोनों, इट कैन बी हॉलो और सॉलिड, दे कैन बी ट्रीटेड, दे आर ट्रीटेड एस पॉइंट मास, इसको हम लोग पॉइंट मास मान लेते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस। मैं उसके रेडियस से बड़े डिस्टेंस जहाँ कहीं भी गया सेंटर से, मोर देन द रेडियस, तो देन दैट स्फीयर आइदर हॉलो और सॉलिड विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट मास। और इसी सारे पार्टिकल्स को हम इंटीग्रेट करके रिजल्ट भी वही पाते हैं 3D में, तो हम इसको पॉइंट मास मान सकते हैं। न्यूटन हैज़ ऑलरेडी प्रूव्ड इट विद द कैलकुलेशंस एंड रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट। ये वैल्यू हमेशा हमारी सही होती है। तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इन दोनों को हम पॉइंट मास मान सकते हैं, बट हम रिंग को नहीं ले सकते, डिस्क को नहीं ले सकते, रॉड को पॉइंट मास लेते हुए नेट फोर्स नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा एक आइडिया आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा फॉर द फोर्सेस, करेक्ट। ये भी एक तरीका है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो जी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ दिस अर्थ क्या होती है, जी डैश 0 होती है, और इन्फिनिटी पे भी 0 होती है। तो मैं अगर कोई डिस्टेंस यहाँ पे लेता हूँ, से आई एम टेकिंग द डिस्टेंस x इज मोर देन रेडियस, तो यहाँ पे अर्थ वैल्यू ट्रीटेड एज पॉइंट मास, तो यहाँ पे आई एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जी एम बाई एक्स का स्क्वायर, ये रिजल्ट दिया जाएगा, जी एम बाई एक्स स्क्वायर, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये फॉर्मूला हम कर सकते हैं, समझ गए। तो अब आप देख सकते हो कि आई की वैल्यू जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर हो रहा है फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस, फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर जाएगा। जितना दूर जाते जाओगे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी। बट फॉर इनसाइड, अगर मैं यहीं पे इस स्फीयर को ऐसे देखता हूँ, से इट इज द अर्थ, और मेरा यहाँ पे ये एक्स आ गया, एक्स लेस देन आर, सेकेंड केस में ले रहा हूँ फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर। तो अगला जो केस में ले रहा हूँ कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन आर, ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ जब करेंगे तो ओनली दिस मच मास कम्स इनटू रोल, ये कोई m डैश मास रोल में आएगा, उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी आएगी, बाकी की नहीं आएगी। तो मेरा जो यहाँ पे g डैश आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, g m डैश बाई एक्स का स्क्वायर। अगर मैं अर्थ की डेंसिटी को क्या मान लेता हूँ, कांस्टेंट, इफ़ आई टेक द डेंसिटी ऑफ अर्थ एज कांस्टेंट, तो अब आप जानते हो m डैश बाई टोटल मास ऑफ द अर्थ का जो फार्मूला होगा वो वैल्यू क्या होगी, रो इंटू वॉल्यूम, और ये रो वॉल्यूम डैश और ये रो इंटू वॉल्यूम ऐसे आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा देखोगे तो रो इज कांस्टेंट 4/3 पाई एक्स क्यूब, ये क्या हो गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एम डैश बाई एम इज एक्स क्यूब बाई आर क्यूब का फैक्टर ऐसे आपको मिल जाएगा। तो एम डैश बाई एम में हम लोग ये रिजल्ट पा सकते हैं, एक्स क्यूब बाई आर क्यूब की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। तो अगर आप ऐसे रखते हो तो अब आप क्या कर सकते हो, एम डैश की वैल्यू क्या हो गई, इट इज कैपिटल एम टाइम्स एक्स क्यूब बाई आर क्यूब, ये डाल दो तो ये क्या होगा, जी कैपिटल एम इंटू एक्स क्यूब बाई आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर ना, ये क्या होगा, जी एम एक्स
बाई आर क्यूब, तो ये रिजल्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये क्या इसके लिए आ गया फॉर एक्स लाइक दिस। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी, यहाँ देखो फॉर एक्स की वैल्यू 0 तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉर एक्स 0 पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं एक्स की वैल्यू 0 पे। तो एक्स लीनियरली बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो फार्मूला आपका आ रहा है, तो हियर आई विल से आई इज वेरी लीनियरली विद एक्स। और यहाँ क्या आ रहा था, आई वॉज वेरिंग एस 1/x²। तो दो चीज़ें आ रही हैं आपको। हियर आई इज़ वेरिंग, इनसाइड में क्या हो रहा है, आई इज़ वेरिंग एस 1/x², और बाहर वाले के लिए फॉर एक्स मोर देन आर। और इनसाइड वाले के लिए क्या पा रहे हो आप, कोई इनसाइड ऐसे कोई पॉइंट के लिए क्या पा रहे हो, आई इज़ वेरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स फॉर एक्स लेस देन आर। तो इन दोनों फॉर्मूले को लेकर के वी कैन मेक अ ग्राफ फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। तो इन दोनों रिजल्ट को मैं नेक्स्ट पेज पे आई कैन मेक इट। तो मैंने इस ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ को दो तरह से देख लिया, एक बार एक्स लिया लेस देन आर, दूसरी बार एक्स लिया मोर देन आर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए जो फार्मूला आ रहा है हमारा वो क्या है, Gm/r³ इंटू एक्स। इसके लिए जो फार्मूला आ गया वो आ गया Gm/x का स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं तो आई विल ड्रॉ द ग्राफ एंड दे विल इन्वॉल्व द टू डिफरेंट इक्वेशंस आई वर्सेस एक्स में। इनसाइड के लिए जाओ तो लीनियरली वेरी करेगा, और आउटसाइड के लिए जाओ तो इनवर्सली वेरी करेगा। बोथ द ग्राफ कैन बी टेकन। तो ये इंटेंसिटी वर्सेस जी दोनों का ग्राफ होता है। मतलब टेक्निकली देखो, मैथमेटिकली तो इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश और जी दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है, आइदर फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एक रेस्पेक्ट में, अर्थ को रेस्पेक्ट में देने के लिए वहाँ पे इसका नाम स्मॉल जी से दे दिया गया, अदरवाइज इट इज दिस, ठीक है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा आता है कि अर्थ का शेप, व्हाट द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ को जो हम अज्यूम करें, जनरली वी टेक इट इज स्फेरिकल, बट देयर इज वन एक्चुअल नेम फॉर द शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ जो होता है इसका क्या नाम है, जियोइड। इसका अलग से नाम दिया गया, इसको हम क्या कहते हैं, शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। इसको हम स्फेरिकल, अंडे जैसा, संतरे जैसा ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वी कॉल इट एज कि इट इज़ जियोइड शेप। तो जियोइड शेप आप इसका थोड़ा सा ध्यान देना, इसका नाम होता है। एंड स्मॉलेस्ट मास कितना होता है जानते हो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मास हम लोग ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मास। सबसे छोटा मास क्या है, जैसे सबसे छोटा चार्ज आप जानते हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो सबसे छोटा मास क्या होगा, सबसे छोटा मास जो है इट इज़ नॉट येट नोन, बट इसका नाम दिया जा चुका है, दैट इज ग्रेविटॉन। इट इज़ येट टू बी सीन कि कितना छोटा मास आ सकता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह रहे तो इंडिपेंडेंट स्टेट में, दैट्स फाइन, बट ग्रेविटी वाइज वो सबसे छोटा पॉइंट मास क्या है, दैट इज येट टू बी डिस्कवर्ड। तो ये एक आइडिया रखना। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को आई यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 1/x² है, कब, फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। एंड आई यहाँ पे देखो ये वैल्यू एक्स इक्वल टू आर है। तो मैक्सिमम फील्ड कहाँ पाई जाएगी, रेडियस पे, सरफेस पे। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे तो यू कैन सी, तो जी इज मैक्सिमम एट सरफेस, जी इज मैक्सिमम एट सरफेस। उससे ऊपर नीचे दोनों तरफ जाने पे आपको इसकी वैल्यू क्या करेगी, कम ही होती जाएगी। तो दिस थिंग वी कैन डू। तो एक आइडिया आपको ध्यान रखना है कि जी की वैल्यू को हम कैसे कोरिलेट कर पा रहे हैं, तो ये भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ग्राफ फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दिस टर्म्स, इस पे भी हमको कई बार क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं। तो स्मॉल जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या हो गया, वो तो आ गया Gm/r²। ये ध्यान देने की चीज़ मिल गई। अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे जी डैश की वैल्यू मैं कुछ पूछ दूँ, वैल्यू फॉर हाइट h इक्वल टू 3r फ्रॉम सरफेस, एक देता हूँ डेप्थ d इक्वल टू r/3 फ्रॉम सरफेस। इन दोनों जगह पे आप जी डैश की वैल्यू निकाल सकते हो।
बोथ द रिजल्ट्स वी कैन सी। तो अब h की वैल्यू जब 3r आ गई तो अब आप देखो h की वैल्यू 3r है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, दिस इज द अर्थ, इसका रेडियस r है और h फर्दर 3r है, ये h है। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना आ गया, ये 4r हो गया, 4r हो गया, दैट इज x। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी आपकी, सपोज आई नेम इट एज I1, तो दिस I1 वैल्यू विल बी Gm/4r का स्क्वायर ना, तो ये क्या हो गया Gm/16r स्क्वायर, तो ये हो गया G/16। तो G/16 इज इंटेंसिटी एट ए हाइट अबव बिलो द सरफेस। इस वाले केस को देखिए, यहाँ मैं जो अर्थ ले रहा हूँ, यहाँ पे आप r/3 नीचे आ जाओ, दिस द सेंटर, r/3 आप नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, ये चीज़ आप दे सकते हो। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो आ गया G डैश, ये क्या होगा, आपने लिखा था अभी Gm/r³ इंटू एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ऊपर से r/3, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2r/3, 2r/3 डाल दोगे तो क्या हो गया आपके पास Gm/r³ इंटू 2r/3। तो G डैश पे देखो Gm/r², तो Gm/r² इंटू 2/3, तो ये क्या हो गया 2/3G। तो आपकी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको इन दोनों जगह पे ऐसे मिल सकती है, ठीक है। फर्दर ऑल्सो वी कैन सी कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो ये एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिंग विद हाइट एंड डेप्थ, एक जनरल फार्मूले में आप ऐसा बना सकते हो। हाँ, ऊपर जाने में कहाँ G0 होगा, अप टू इन्फिनिटी, और अंदर आने में कहाँ 0 होगा, रेडियस r पे आ जाने पे, डेप्थ पे। तो G का रेट ऑफ चेंज अगर आप देखोगे dg बाई dh ना, इट इज फास्टर, नहीं स्लोअर होगा, स्लोअर अबव अर्थ सरफेस, स्लोअर होगा फॉर h, फॉर कोई भी h जो होगा, h कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, h कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ में g का वेरिएशन हाइट के हिसाब से स्लो होगा कंपेयर टू डेप्थ बिलो द सरफेस। मतलब डेप्थ बिलो द सरफेस भी r/3 2r/3 लाइक दैट। तो अंदर फास्ट होगा, ऊपर स्लो होगा हाइट से। बट वेरी स्मॉल वैल्यू 5 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 5 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर, मतलब कि आप मान सकते हो कि 1% ऑफ द अर्थ, 1-2% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के अगर अप एंड डाउन करोगे तो ये पैटर्न रिवर्स कर जाता है, ऊपर जाने में फास्ट होगा और नीचे आने में स्लो होगा, और बड़ी वैल्यूज़ पे फिर से रिवर्स हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया ध्यान देना पड़ेगा कि लार्ज वैल्यूज ऑफ h एंड d कंपेयर टू रेडियस, ऊपर जाने पे स्लो है, नीचे आने पे फास्ट है। वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ h/r, तो ये टर्म जो होगा वो ऊपर जाने पे फास्ट हो जाएगा, डबल डिक्रीज करेगा कंपेयर टू इनसाइड द सरफेस। तो ये एक आइडिया हम यहाँ पे बना सकते हैं फॉर द ग्रेविटी। तो दिस 2 केसेस आई हैव डन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी, दोनों चीज़ को हमने डिफाइन किया। हाँ, आप जानते हो स्मॉल g को जो हम लिखते हैं, इसका जो यूनिट होगा, तो यूनिट ऑफ स्मॉल g इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लेते हैं, जबकि हम इंटेंसिटी को जो मैंने कहा था उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूटन पर किलोग्राम। दे हैव द डिफरेंट यूनिट्स टू सी फॉर, और बाकी इनके रिजल्ट आ जाते हैं, करेक्ट। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप कई बार ऐसे भी कर सकते ना कि आई कैन सी द केस, जैसे हॉलो सॉलिड स्फीयर में तो बता दिया, तो I वर्सेस G, इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। I वर्सेस G में, I या G में वर्सेस X पे ये बिहेवियर तो आपको मिल गया था। अगर ये हॉलो स्फीयर होता तब, वंस इट इज हॉलो स्फीयर, देन हाउ डू वी सी द रिजल्ट्स हॉलो स्फीयर में। हॉलो स्फीयर का रिजल्ट भी आप देख सकते हो। तो हॉलो स्फीयर का अगर देखोगे तो फॉर एनी हॉलो स्फीयर लाइक दिस, मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ ऐसे,
दिस एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो आप ध्यान देना एक्स की वैल्यू 0 से r तक, ये हॉलो स्फीयर है तो मास इज ओनली एट द सरफेस, इसका मास m मान लेता हूँ। फॉर एनी x लेस देन r एंड अदर वे x मोर देन r, ग्रेटर देन और इक्वल टू r, दिस एक्स इज लेस देन r। तो पहला केस फॉर x लेस देन r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इनसाइड में कहीं पे भी इनसाइड पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ये ध्यान देना। सेकेंड केस फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू r पे स्फीयर जो होगा s पॉइंट मास काम करेगा और वो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, gm बाई एक्स स्क्वायर। वो तो वैसे ही हो गया जो पहले हम सॉलिड स्फीयर में कर रहे थे। तो इसका अगर ग्राफ देखोगे आई वर्सेस एक्स का, तो टिल एक्स की वैल्यू r ये ऐसे रहेगा, उसके बाद ये डायरेक्टली ऐसे घटता चला जाता है और अंदर फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है और बाद में क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो दिस टू रिजल्ट्स वी कैन सी, ये कब है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू r है। इंटेंसिटी वर्सेस x का ग्राफ इन मीटर्स या सेंटीमीटर किलोमीटर किसी में आप देख सकते हो। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है यहाँ पे, वैसे वहाँ भी डिसकंटिन्यूअस था। तो ये चीज़ के अंदर फील्ड क्या होती है, 0, ये ध्यान देना। इनसाइड द स्फीयर आई इनसाइड दिस वैल्यू इज 0, ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं। तो एक पैटर्न है, एक तरीका है फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हाउ डू वी सी हियर, तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। एक तरीका था फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्सेस का फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें आगे क्या आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड दैट कैप्लर्स लॉ एंड सेटेलाइट का मोशन, उस सबको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक इट वाज ए पार्ट 1। थैंक यू।